भ्रमित होने का कोई प्रश्न ही नहीं है। अब मिसेज कुलकर्णी को भौचक्का होकर देखने की बारी माँ की थी। वे हक्की बक्की रह गई। ये क्या बकवास कर रही है? बाहर पार्टी हुई थी, वह भी आधी रात को, और अंग्रेज मौजूद थे। आपके हिसाब से पार्टी कहाँ हो रही थी? माँ ने उनसे धीरे से पूछा, क्योंकि थोड़ी चिंता अब उन्हें भी सता रही थी। उन्होंने एक बार फिर से पुराने शाहबलूत के पेड़ की ओर देखा और उनकी आंखें सकरी हो गई। वे भ्रमित और परेशान दिख रही थी, बिल्डिंग की ओर मुड़ते हुए मानो अपने मन को तैयार कर रही हूँ। उन्होंने आखिरकार कह दिया, उस विशाल पेड़ के आसपास जो कॉटेज के बेडरूम की खिड़की के करीब है। लेकिन कॉटेज के बाहर कोई पार्टी क्यों करेगा? इसका कोई मतलब नहीं बनता। वो माँ की तरफ पूरे विश्वास के साथ मुड़ी, फिर ये जरूर मेन बिल्डिंग के बाहर हो रही होगी। माँ को अब उनके हट पर चिढ़ हो रही थी। मिसेज कुलकर्णी, जरा सोचिए तो, ठंडी रात में लॉन में पार्टी का आयोजन कौन करेगा? क्या इंडोर पार्टी करना व्यवहारिक नहीं होगा? इसके लिए हमारे पास एक बड़ा और शानदार डाइनिंग हॉल है। किसी जमाने में ये अंग्रेजों के लिए बालरूम डांसिंग के काम आता था। माँ ने दृढ़ता से कहा। इसके अलावा आपको यहाँ या उस पेड़ के पास पार्टी के कोई निशान दिख रहे हैं? उस महिला के पास कोई जवाब नहीं था। मिसेस कुलकर्णी, आपकी चाय ठंडी हो गई है, मैं जाकर आपके लिए एक कप गर्म चाय का ऑर्डर देती हूँ। नहीं प्लीज मत जाइए, मत जाइए। वे गिड़गिड़ाने और कांपने लगी। मैंने आधी रात को कॉटेज में एक महिला को भी देखा। वह बाथरूम के दरवाजे पर खड़ी थी और फिर वो गायब हो गई और फिर उनकी आवाज बंद हो गई। घबराई हुई मिसेज कुलकर्णी माँ की प्रतिक्रिया देखना चाहती थी। माँ का मुंह खुला और फिर उन्होंने तय किया कि ऐसी बातों पर चर्चा का कोई फायदा नहीं। माँ को उस महिला पर तरस आया जो साफ तौर पर भ्रम का शिकार हो चुकी थी। यह सब मन का वहम था। वैसे माँ के दिमाग में कहीं ना कहीं नंदी के उस भूतिया अनुभव की बात भी चल रही थी। उन्होंने विषय बदल दिया। मिसेज कुलकर्णी, आप पर्याप्त गर्म कपड़ों का इंतजाम कर लीजिए, मोटे ओवरकोट और ऊनी स्कार्फ। यहाँ की सर्दी बहुत कठोर होती है। कोई जवाब नहीं मिला तो आगे उन्होंने कहा, आप एक दिन के लिए शिमला आ जाइए। सर्दी के जरूरी सामानों की खरीदारी में मैं आपकी मदद कर दूंगी। मिसेज कुलकर्णी ने हल्की सी हामी भरी। लेकिन यहाँ की गर्मियाँ खूबसूरत होती हैं। अपने खाली कप को टेबल पर रखते हुए माँ ने कहा, और इस मौसम में आपको ढलानों पर गुच्छियां उपजती दिख जाएंगी। आप जानती होंगी कि वे काफी महंगे मशरूम होते हैं, चांदी के जितने। तनाव को कम करने के लिए वे हंसने लगी, लेकिन एहसास हुआ कि मिसेज कुलकर्णी उनकी बातों को नहीं सुन रही थी। वे लगातार और चिंता के साथ आसपास के इलाके को खंगाल रही थी। उनके साथ आधे घंटे का समय बिताने के बाद माँ जब अपना काम निपटाने वापस जाने लगी तो उन्होंने देखा कि मिसेज कुलकर्णी अब भी उस पुराने शाहबलूत की ओर हैरान परेशान होकर देख रही थी। एक घंटे बाद जब दोनों लंच पर मिली तो मिसेज कुलकर्णी ने एक बार फिर पिछली रात की पार्टी का जिक्र छेड़ दिया। उन्होंने जो बताया मिस्टर कुलकर्णी ने समर्थन किया। भले ही वे बहुत थके हुए और नींद से बोझिल थे, लेकिन कुछ चीजों ने उन्हें परेशान कर दिया था। पहली बात, मेरी पत्नी ने मेरे चेहरे पर थपकी लगाई, मानो हम हनीमून पर हों। ठाके लगाते हुए उन्होंने कहा, और फिर वह मेरे कंबल को बार बार खींचती रही। उन्होंने मुस्कुराते हुए अपनी पत्नी को देखा। कल रात तुम्हें क्या हो गया था प्रिय? ऐसे तो तुमने पहले कभी नहीं किया। तब भी नहीं जब हमारी नई नई शादी हुई थी। उनकी पत्नी उन्हें भाव शून्य और भ्रमित होकर देख रही थी। उनके बेबाक दावों पर शर्मिंदा भी हो रही थी। क्या कह रहे हैं आप? मैंने ना तो आपको और ना ही आपके कंबल को कल रात छुआ था। मैं तो आपके बिस्तर के पास आई भी नहीं, एक बार भी नहीं। फिर उन्होंने गहरी सांस ली। रात का दृश्य एक बार फिर उनके दिमाग में घूम गया। बाथरूम के दरवाजे पर एक महिला का साया जो उन्हें घूर रही थी। उन्हें अब यकीन हो चला था कि कमरे में कोई तीसरा भी मौजूद था। वैसे तो उनके दिमाग में अपने कमरे में मौजूद आकृति की तस्वीर साध थी, लेकिन अब उन्हें लगा कि उसके बारे में बात करने से उनका मजाक ही उड़ेगा। माँ के सिवाय और कोई यह नहीं समझ पाया कि अचानक वे बुरी तरह हैरान परेशान क्यों दिखने लगी थी। मिस्टर कुलकर्णी ने उनके हाव भाव को गौर से देखा, लेकिन अपनी बात को ही आगे बढ़ाना शुरू कर दिया।
और फिर कॉटेज के पास वह पार्टी चल रही थी। लोग बातें कर रहे थे और कई तरह की आवाजें आ रही थी। चौंकने की बारी अब बाकी थी। उन्हें पिछली रात हुई किसी भी पार्टी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी और इंस्टीट्यूट परिसर में उनकी जानकारी के बिना कैसे हो गई। उन्होंने तुरंत जांच पड़ताल शुरू कर दी। रात के चौकीदार झरकू से बेहतर और कौन हो सकता था जिससे जांच की शुरुआत की जा सके। आनन फानन में झरकू हाजिर हो गया। पार्टी के बारे में पा के सवाल का उस पर ज्यादा असर नहीं हुआ। हालांकि उसके नाक भौं सिकोड़ने से उसकी चिंता साफ हो गई। कोई पार्टी नहीं हुई थी साहब। साहब ने जो सुना वे अक्सर सुनाई देने वाली रहस्य भरी आवाजें हो सकती है। कैसी रहस्य भरी आवाजें? पा हैरान रह गए, लेकिन उन्होंने झरकू की बात को सीधे तौर पर स्वीकार नहीं किया। मिस्टर और मिसेज कुलकर्णी ने बाहर हो रही पार्टी की आवाजें सुनी है। पार्टी कौन कर रहा था? उन्होंने सवाल दोहराया और तुरंत सफाई मांगी। कोई भी नहीं साहब। झरकू अपनी बात पर अड़ा रहा और फिर मिस्टर कुलकर्णी की ओर मुड़ा। साहब, आप क्या बता सकते हैं कि वे आवाजें कहां से आ रही थी? क्या वे कॉटेज के बाहर उस विशाल शहबलूत के पेड़ के पास से आ रही थी? मिस्टर कुलकर्णी ने कोई जवाब नहीं दिया। साफ तौर पर उन्हें ठीक ठाक मालूम नहीं था। ऐसा लगा जैसे मिसेज कुलकर्णी ने राहत की सांस ली। वे मुस्कुराई और जोर जोर से हाँ में सिर हिलाया। कुछ आवाजें उस विशाल पेड़ के पास से आ रही थी जहां हमारे बेडरूम की खिड़की है। बाकी आवाजें दूर से आ रही थी। फिर उन्होंने विजयी भाव से माँ को देखा। मैंने आपसे कहा था ना मिसेज शर्मा। साहब, मैंने भी कुछ मौकों पर ऐसी आवाजें सुनी हैं। वे कभी कभी शाहबलूत के पेड़ के पास से आती हैं। संगीत भी सुनाई देता है और अंग्रेजों के बातें करने की आवाजें। पहले तो मैं एक बार शाहबलूत के पेड़ के पास पता करने के लिए गया कि क्या चल रहा है। कुछ नहीं था, कोई भी नहीं। लेकिन क्या झरकू? पा घबराए से लग रहे थे। साहब, किसी अदृश्य ने मुझे धक्का दिया और कहा, दूर भाग जाओ। अब सभी हैरान परेशान झरकू को देख रहे थे। इसलिए मैं मेन बिल्डिंग के बरामदे पर ही रहता हूँ और शायद ही कभी उससे आगे जाता हूँ। रात के समय उस कॉटेज की तरफ तो बिल्कुल भी नहीं। और मेरी लालटेन बहुत बड़ा सहारा है। मुझे लगता है भूतों को आग से डर लगता है। मिसेज कुलकर्णी का मुंह खुला का खुला रह गया। दिख रहा था कि वे कांप रही हैं। मिस्टर कुलकर्णी के चेहरे का रंग भी उड़ चुका था। झरकू ने किसी को भी नहीं देखा और आगे कहा, जब कुलकर्णी साहब के रहने का इंतजाम किया जा रहा था तब मैं आपको सावधान करना चाहता था। साहब, कई लोगों ने अजीब अजीब चीजों का अनुभव किया है, रहस्यमयी मुलाकातों का। उन्होंने आपसे ये सोचकर छिपा लिया कि आप उन पर विश्वास नहीं करेंगे, जैसा कि आपने नंदी साहब और वल्लभ पर विश्वास नहीं किया था। अब कमरे में दर्दनाक सन्नाटा था। झरकू हिचकिचाया और फिर बोला, साहब, मैंने सुना है कि इस बिल्डिंग में गोरे साहबों की पार्टी हुआ करती थी। पा ने धीरे से हाँ में सिर हिलाया और सोचने लगे कि क्या उन्होंने अपने मरे हुए लोगों को भी यहाँ दफनाया है, उस पुराने पेड़ के नीचे। इसके बाद मिस्टर और मिसेस कुलकर्णी ने कॉटेज के पास फटकने से भी इनकार कर दिया। झरकू, विष्णु और कुछ अन्य की बहादुर टीम उनका सामान लेकर मेन बिल्डिंग में आ गई। कॉटेज में ताला लगा दिया गया और उसे त्याग दिया गया। सिर्फ एक दिन की जान पहचान के बावजूद अगले दिन हमारे जाते समय मिसेज कुलकर्णी सबसे अधिक उदास लग रही थी। आंखों से बहते आंसुओं के बीच उन्होंने माँ को गले लगाया। महज 2 महीने बाद पा को मिस्टर कुलकर्णी का एक अर्जेंट लेटर मिला। उन्होंने तुरंत अपना ट्रांसफर वापस दिल्ली करने की मांग की थी। उनकी पत्नी गंभीर रूप से बीमार पड़ गई थी। डॉक्टरों ने कहा था कि उन्हें भयंकर डिप्रेशन और मानसिक अशांति की समस्या है। उन्हें तुरंत जगह बदलने की सलाह दी गई थी।